5 नवंबर वो तारीख जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अपने नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। ये ऐसा चुनाव है जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है, क्योंकि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और जियोपॉलिटिक्स पर असर डालती है। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप। ताजा सर्वे में ट्रंप कमला हैरिस से आगे नजर आ रहे हैं। ताजा सर्वे में अमेरिका के इन 7 स्विंग स्टेट्स में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर देखने को भी मिल रही है, लेकिन पेनिसिल्वेनिया, जॉर्जिया और एरिजोना में ट्रंप को मामूली बढ़त है, जबकि मिशिगन, विस्कॉन्सिन और निवादा में कमला हैरिस को मामूली बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में मुकाबला कांटे की टक्कर का है, लेकिन जनता का फैसला आना अभी बाकी है। वहीं रूस यूक्रेन संकट हो या ईरान इजराइल का तनाव, हर मुद्दे पर इन चुनाव के नतीजों का असर होगा। इसीलिए आज हम इस मुद्दे पर अपने मेहमानों से खास चर्चा करेंगे। तो ट्रंप हैरिस में कौन भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और आज तो अब चलिए इसी पर हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे से विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलू ने हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और सीधा रुख आपसे ही करना चाहूंगी कि देखिए, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में 5 नवंबर ये वही तारीख होगी जब अमेरिका, अब अर्थव्यवस्था की श्रेणी में माने जाने वाला सबसे मजबूत देश अमेरिका, अपने राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। और इन सब के बीच बहुत अहम हो जा रहा है ईरान इजराइल के बीच युद्ध भी जो लगातार जारी है, रूस यूक्रेन के बीच भी हम युद्ध देख रहे हैं। और ऐसे में कितना असर इस चुनाव के दरमियान देखने को मिलेगा जो वैश्विक स्तर पर जो ये युद्ध चल रहे हैं? देखिए गरिमा जी, 5 नवंबर पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि अमेरिका एक देश नहीं है, अमेरिका एक जीवन जीने का तरीका है। अमेरिका दुनिया की विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाला देश है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका दुनिया भर में लोकतंत्र के प्रतीक के तौर पर देखे जाने वाला देश है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका को इस दृष्टि से भी देखा जाता है, जो बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल के समय में ग्रीस में कहा था कि दुनिया आपको इसलिए याद नहीं करेगी कि आप दुनिया को तोड़ते कैसे हैं, दुनिया इसलिए याद करेगी कि दुनिया को आप जोड़ते कैसे हैं। अब जो अमेरिका चुनाव है वो तोड़ने और जोड़ने दोनों के लिए सामने खड़ा है। लेकिन इन सब के बीच एक शब्द बहुत ही प्रचलित है, खांटी मतदाता। ऐसा माना जाता था एक दौर में कि खांटी मतदाता किसी भी राजनीतिक पार्टी के पक्के मतदाता होते हैं, जो किसी कीमत पर अपनी राजनीतिक पार्टी से हटते नहीं है। लेकिन दुनिया में जब से राष्ट्रवाद का उभार हुआ है, अति राष्ट्रवाद का उभार हुआ है और राजनीतिक पार्टियों ने उनको हथियार की तरह इस्तेमाल किया है, तो न केवल इस्तेमाल किया है लेकिन उससे उन्होंने निर्णायक बढ़त भी हासिल की है। और यही अमेरिकी फर्स्ट का जो नारा है जो ट्रंप ने दिया है, तो देखने वाली बात यह है कि ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा यदि काम करता है तो फिर 73% जो वहां पर रहने वाले श्वेत है उनके बीच निश्चित तौर पर ट्रंप सेन लगाएंगे। हालांकि जो कमला हैरिस है, उन्होंने महिलाओं के गर्भपात जैसे मामलों को उठाकर श्वेत मतदाताओं के बीच एक सेंध तो लगाई है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया चाहे जितनी प्रचारित करे दुनिया के अपने हित अमेरिका से, लेकिन असल में जो अति राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि यह मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा हावी होगा और ट्रंप बढ़त ले लेंगे। लेकिन जो सवाल आपका है कि ईरान युद्ध का क्या प्रभाव पड़ सकता है, देखिए दुनिया में जब भी अमेरिकन राष्ट्रपति बनते हैं तो जो पहले 3 साल होते हैं वो बहुत उसको स्लीप टाइम कहा जाता है, सोए रहने वाले का समय। लेकिन जो अंतिम साल होता है उसमें अमेरिकी मतदाता जाग जाता है और अमेरिका के लिए सबसे प्रथम होता है अमेरिका के हित। उन्हें दुनिया के हितों से कोई सरोकार होता नहीं है और अमेरिका के हित इजराइल के साथ है, क्योंकि इजराइल जो है मध्य पूर्व में अमेरिका का एक मजबूत पार्टनर है, क्योंकि वह पूरे जो तेल इकोनॉमी है उसकी सुरक्षा करता है, क्योंकि पूरे मध्य पूर्व में नजर रखने के लिए जिस आक्रामकता की तलाश होती है अमेरिका को, उसके लिए सबसे मुफीद इजराइल नजर आता है। तो मुझे लगता है कि चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो या रिपब्लिकन पार्टी हो, वो इजराइल के हितों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके बावजूद कि ट्रंप ने मुस्लिम मतदाताओं के बीच मुस्लिम मतदाताओं को मंच पर बुलाया, उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व का जो तनाव है वो समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कतई नहीं कहा, उन्होंने इजराइल की आलोचना नहीं की। तो ये जो ईरान वाला जो मसला है, मुझे नहीं लगता
कि ये ज्यादा अमेरिकी चुनाव को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अंततः ये नहीं भूलना चाहिए कि ठीक है सर। 73% श्वेत मतदाता, हम्म 13% अश्वेत मतदाता, मतलब तकरीबन हम्म 85% अमेरिकन और 15% जो है भारत, पाकिस्तान, दक्षिण एशिया, अफ्रो हम्म एशिया, ये लोग हैं। तो 15% हम्म चुनाव को प्रभावित कर दे, इसकी हम्म संभावना कम है। ठीक है जो सर। चुनाव है वो हम्म 85% के बीच होगा। आपके गरिमा पास जी। फिर से लौटूंगी। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह भी मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और देखिए, अभी अभी आप सुन रहे थे कि जिस तरह से जिक्र किया गया सर की तरफ से, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा असर जो ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका अमेरिका में नज़र नहीं आएगा। लेकिन हम ये भी देखते रहे हैं कि जब इजराइल ने जब बड़ा हमला किया था ईरान पर, अब पलटवार के तौर पर इसे देखा जाए तो साफ तौर पर अमेरिका ने बीच में आकर के ये बात कही थी और साफ तौर पर ईरान को ये समझाया भी था, समझाइश दी थी कि अब पलटवार ना किया जाए। लेकिन ईरान खामेनेई चुप रहने वालों में से नहीं है, पूरी तैयारी, हर मोर्चे पर तैयारी। कितना असर चुनाव के पहले और चुनाव के बाद आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। अमेरिका ने एक आखिरी पुश दी है सीज फायर के लिए, अभी हम्म कल ही हम्म आखिरी पुश भाई। क्या पता, देख लेते हैं, कुछ चमक जाए किस्मत। लेकिन उनका कहना ये है, डिस्पाइट ये आखिरी पुश के बावजूद ये हो सकता है कि इसके कुछ इफेक्ट ना हो, हम्म यानी कि कुछ जंग में तब्दीली ना आए। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने का तो बहुत ही क्लियर स्टैंड है कि हम्म वो हमले जारी रखेंगे, हम्म चाहे गाजा पट्टी में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे, अब देखिए, ईरान, आपने जैसे बोला कि ईरान ने एक जबरदस्त हमला किया था, उसके बाद फिर इजराइल ने और जबरदस्त हमला किया, एक पलटवार के तौर पे होएगा वो। हम्म उसके बाद से ईरान चुप है। ईरान ने कुछ ऐसा संकेत दिया नहीं कि वो दोबारा एक भीषण हमला करेंगे या नहीं, बल्कि उसके प्रॉक्सी जो हैं, जो हमास हो गया या हिजबुल्लाह हो गया, वो ज्यादा हरकत में है। तो इससे बिल्कुल अमेरिकन इलेक्शन पे असर पड़ेगा। हम्म और अमेरिकन इलेक्शन जो कि 5 ट्यूसडे, बल्कि 5 नवंबर मैं बोलूंगा। और अमेरिका ने बोला था इजराइल को कि अभी ईरान के ऊपर हमला मत करना, और अगर करते भी हो हम्म तो उनके ऑयल रिफाइनरी या परमाणु हमले जहां पर हैं विस्तृत, उनके आसपास मत करना, सिविल इलाकों में मत करना। इजराइल ने इस बात पे अमल तो करी है। हम्म इजराइल ने उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ को या ऑयल रिफाइनरी की ओर की तरफ हमला नहीं किया, सिविलियन टारगेट्स पे हमला नहीं किया। हम्म और अब बात ऐसी आ गई है कि हिजबुल्लाह ने बल्कि 5 अन्य सिविलियन टारगेट्स पे इजराइल को निशाना बनाया। और अब बात ऐसी है कि अगर देखते हैं कि कौन आता है, सबकी नजरें टिकी हुई हैं अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन होगा। ये बल्कि जो फेट है, जो वॉर का रुख है, उस मोड़ को इस इलेक्शन में इतना दमखम होगा कि वो इलेक्शन चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी आए, लेकिन इससे काफी कुछ डिपेंड होगा कि जो इजराइल का जो मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रहा है वो किस मोड़ पे जाता है जी। निश्चित तौर पर जिस तरह से अभी अभी जिक्र कर रहे थे, आप सुन रहे थे मोहम्मद अली शाह साहब। और ब्रह्मदीप सर, आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो हमले किए जा रहे हैं, जो साजिश रची जा रही है, और अमेरिका में आने वाले दिनों में चुनाव है, इस बार के अमेरिकी चुनाव में कौन से अहम मुद्दे हैं? दर्शक भी जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहती हूँ सर। देखिए, अमेरिका के जो मुद्दे होते हैं वो बहुत दिलचस्प होते हैं। अमेरिका में एक रोजगार मुद्दा हो सकता है जो दुनिया के चुनाव में होता है। अमेरिका में मेक्सिको से लगी हुई दीवार जो है वो एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि वहां से तस्करी को बढ़ावा मिलता है। अमेरिका में महिलाओं के हित भी एक मुद्दा हो सकते हैं जो आमतौर पर देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अमेरिका में जो मुद्दे होते हैं, वहां के व्यापारियों को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन इन सबके बीच जो पिछले कुछ सालों में अमेरिका में जो सबसे ज्यादा मुद्दे हावी हुए हैं वो अप्रवासन के मुद्दे हुए हैं। वो दूसरे देशों को क्या अमेरिका में जगह दी जाए या नहीं दी जाए, क्योंकि अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसको उभारने लगी है कि जो दूसरे देश के जो लोग हैं वो अमेरिका में कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उनकी जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ जो अमेरिकन के जो रोजगार है उनको वो छीनने लगे। और ट्रंप ने इन मुद्दों को उठाकर उससे श्वेत राष्ट्रवाद से जोड़ दिया है। ट्रंप ने इन मुद्दों को उठाकर अमेरिकन फर्स्ट से जोड़ दिया है। तो अब देखिए, ट्रंप ने जिन मुद्दों को उठाया उसमें कौन है? श्वेत। बहुत बहुत क्लियर है उनका स्टैंड, श्वेत को लेकर बहुत क्लियर है स्टैंड, जबकि वहां की न्यायपालिका जो है
वो इसकी घोर विरोधी रही है। उनका क्लियर स्टैंड है कि दूसरे देशों के लोगों को कितना बसाया जाएगा। ट्रम्प हैरिस यह बात करती है कि कितने प्रतिशत उनको यहाँ बसाया जाएगा, पर ट्रम्प ये कहते हैं कि इन लोगों को कैसे खदेड़ा जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रमुख मुद्दे इस बार के चुनाव में टकरा रहे हैं, वो कमला हैरिस जो है उन्होंने ट्रम्प को महिला विरोधी बताया है। कमला हैरिस ने ट्रम्प को जो अमेरिकन की विविधता है उसका विरोधी बताया है, और यहाँ तक कि कमला हैरिस ने यह भी कहा है कि वो एक ऐसे अलगाववादी या अराजक है जो नस्लवाद को बढ़ावा दे सकते हैं। वहीं ट्रम्प का स्टैंड बहुत क्लियर है, वो अमेरिकन फर्स्ट की बात कर रहे हैं। वो बहुत कह रहे हैं कि मुझे दुनिया से कुछ लेना नहीं है, मुझे अमेरिकन्स के हित चाहिए, और ये जो अमेरिकन्स का हित है उसको जो रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी जिस व्यक्ति ने या जिस पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से उभारा, मुझे लगता है वो पार्टी इस बार सत्ता में आ जाएगी। और कमला हैरिस चूंकि भारत, जमैका या क्या ये कहिए आपकी वो एक नस्लीय प्रतिनिधित्व करती है, उन लोगों की नस्ल का प्रतिनिधित्व करती है जो दुनिया में बहुतायत है। इसके कारण कमला हैरिस को पूरी दुनिया में मीडिया के जरिए खूब उभारा जा रहा है। लेकिन वो लोग कौन है? वो सिर्फ 15% लोग हैं। वो चाहे भारत के हो, पाकिस्तान के हो, श्रीलंका के हो, अफ्रीका से लगे हुए देश हो, मेक्सिको, लेकिन जो 85